अगर आपकी एज 40-45 तक हो चुकी है और महीने की अगर 35,000 या 40,000 तक सैलरी है तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। क्योंकि ये एज ऐसी होती है ना जहां आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस नहीं होते और एज ऐसी होती है जहां इंसान काफी परेशान इस बात को लेकर रहता है कि भाई साहब सेविंग तो हम कर नहीं पाए क्योंकि हमें आइडिया नहीं था कि सेविंग कैसे करें। और उसी एज में जब इंसान देखता है ना कि भाई बगल वाले का घर बन रहा है तब इंसान के अंदर और ज्यादा चिंता हो जाती है कि भाई हमने क्या कर लिया, हम तो कुछ नहीं कर पाए और ये बगल वाला जो इंसान है ये तो इमारत पे इमारत बना रहा है। तो ये चिंता रहती है और आज की वीडियो में मैं क्वेश्चन लेने वाला हूं और भाई साहब का क्वेश्चन है कि भाई 35,000 सैलरी है, अराउंड एज 40-45 की एज है और इस एज में क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखो क्या नहीं करना चाहिए ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इस एज तक इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम आपके पास क्या क्या चीजें होना बहुत जरूरी है। और अगर आप इस एज में हो और वीडियो पूरा देखने के बाद अगर आपका पूरा चेकलिस्ट कंप्लीट यस होता है तो जरूर मेंशन करना कि सर आई एम फाइनेंशियली फ्री नाउ। तो आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम एक्चुअली कैसे अचीव करें। सैलरी बहुत कम है, ध्यान रखना, 35,000 की सैलरी, एज अराउंड 40-45 की एज है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब क्या होता है समझाऊंगा। चैलेंजेस क्या आपको आते हैं जब आप इस एज में पहुंचते हो इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, क्या आपको आता है, क्या आपको नहीं करना है, क्या आपको करना है। और मैं आपको बताने वाला हूं रोड मैप कि अगर आपकी इतनी कम सैलरी है तो उन सैलरी को कैसे आपको डिवाइड करना है, कैसे आपको प्रॉपर तरीके से निवेश करना है सो दैट आने वाले मतलब देखा जाए तो 45 से 60-65 के बीच में आपके पास एक अच्छा कॉर्पस हो जाए। ठीक है, तो जरूर वीडियो देखना, वीडियो पसंद है तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले समझते हैं कि भाई साहब ये जो फाइनेंशियली फ्रीडम वाला जो टर्म होता है ना, ये एक्चुअली बोलते किसको हैं कि यार मैं फाइनेंशियली फ्री हूं, मुझे कोई टेंशन की बात नहीं है। फाइनेंशियल फ्रीडम मैंने कुछ पॉइंट्स आपके सामने नोट करके रखे हैं। सबसे पहले कि भाई साहब दूसरों से डिपेंडेंसी खत्म हो जाना, ठीक है, मतलब मेरी कंडीशन ऐसी है कि मैं बच्चों से डिपेंडेंसी मेरी आज नहीं है, मतलब मैं खर्चा उठा सकता हूं और साथ ही साथ अपने पेरेंट्स का भी देखभाल मैं कर सकता हूं, पहली बात है, ठीक है। और सेकंड इंपॉर्टेंट बात है कि सर अगर मुझे कुछ हो गया इन टर्म्स ऑफ मतलब देखो मतलब एक्सीडेंटली कुछ हो गया, कुछ भी मिस हैपनिंग हो गई तो आने वाले समय में मेरी फैमिली का ध्यान, मतलब जो मैं पैसा मैं बनाया हूं उस पैसे से मेरी फैमिली का ध्यान हो जाएगा, मतलब मेरी फैमिली पर फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आने वाला है। दिस इज कॉल्ड द फाइनेंशियल फ्रीडम। अब उसके लिए क्या आपको करना होगा, क्या आपके पास होना जरूरी है, यह जानना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बच्चों की शादी से लेके एजुकेशन के लिए कि मेरे पास सेविंग हो चुकी है, दिस इज कॉल्ड द फाइनेंशियल फ्रीडम। कि भाई साहब अगर आने वाले समय 50-60 लाख रुपए की जरूरत पड़े बच्चों की शादी एजुकेशन के लिए, मेरे पास हो चुके हैं। अब इसी बात को मैं, ये हमारा चेकलिस्ट है, अगर ये आपका कंप्लीट है तब आप मेंशन कर सकते हो कमेंट में कि सर मैं फाइनेंशियल फ्रीडम मैंने अचीव कर लिया है। रिटायरमेंट के लिए आपके पास अच्छी खासी सेविंग होनी चाहिए कि सर अगर मैं रिटायरमेंट होता हूं एक मंथली इनकम मेरे पास लगातार होनी चाहिए, यह चीज इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ आने वाले 20-30-40 साल में जब तक भगवान जिंदा रखेगा तब तक एक ऐसी इनकम मेरे पास रहे सो दैट मैं उस इनकम से गुजारा कर सकूं। अगर किसी को जरूरत हो सके तो सर मैं क्या करूं, उस इनकम को क्या करूं, मैं उससे आराम से काम भी अपना हो सके, ठीक है। चलो ये तो हमारा हो गया फाइनेंशियल फ्रीडम का एक छोटा सा डिफिनेशन। अब नॉर्मली क्या होता है कि काफी लोग ना जो चैलेंजेस फेस करते हैं, खासकर अगर 45 में हो ना, ये 40-45-50 वाली एज होती है ना सर, बड़ी खतरनाक एज होती है। अगर इस एज में आप हो, आपके सामने बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो अगर चैलेंजेस आ रहे हैं कमेंट में सेक्शन में मेंशन करना कि हाँ संदीप भाई आते हैं। सबसे पहले इस एज में सबसे ज्यादा क्या होता है कि सर पेरेंट्स की चिंता होती है, खासकर जो लोग चिंता करते हैं। आजकल तो पेरेंट्स की चिंता भी बहुत लोग कम करते हैं। अगर आप पेरेंट्स चिंता कर रहे हो तो सर डेफिनेटली उनकी दवाइयों की, उनके रहन सहन की चिंता आपको होती है, तो एक अलग पैसा उनके पास जाता है ना, एक अलग पैसा उनके पास जा रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है आपकी घर की ईएमआई चल रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट है भाई मतलब दूसरे का सुख देख के जितना सुख नहीं होता, मतलब होता है ना दूसरे का सुख, उतना दूसरे का दुख देख के सुख होता है। तो इस एज में अगर आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार, आपके कोई भी लोग अगर बड़ा घर बनवा रहे हैं, गाड़ियां ले रहे हैं
तो कहीं ना कहीं फिर वो चिंता, टेंशन कि भाई साहब मैं कब करूंगा, मैंने तो कुछ किया नहीं बच्चों के लिए, मैं क्या करूंगा, अपने लिए कुछ किया, दूसरों की प्रोग्रेस देख के चिंता। तो इस एज में होता है, ये नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है, इससे आप हट नहीं सकते हैं। खासकर बच्चों के कॉलेज की फीस के लिए, डॉटर की शादी के लिए सेविंग आपके पास है कि नहीं है, वो भी चिंता रहती है। और साथ ही साथ बहुत सारे लोग ने क्या होता है, एक ऐसे ट्रैप में फंसे रहते हैं कि संदीप भाई वहां से पैसे निकालना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि घर का जो खर्चा है ना बड़ा टाइट है। आधा पैसा बीमारी में जा रहा है, आधा पैसा घर के एक्सपेंसेस है, ईएमआई है, कार की ईएमआई है, बाइक की ईएमआई है, फोन की ईएमआई है, सारा चीज चलता रहता है। तो ये बजट काफी टेंशन में रहता है, और थोड़ा सा भी अगर प्रॉब्लम हुआ तो सर मामला बिगड़ जाता है। तो ये चैलेंजेस होते हैं। अब सोचो ये सारे चैलेंजेस हैं, ऐसे में आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना मतलब ना के बराबर होता है, मुश्किल होता है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना इट जस्ट लाइक कि आपको एक प्रॉपर तरीके से कंसिस्टेंसी फॉलो करना पड़ेगा, डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, ऑप्शन हमारे पास नहीं है, तब जाके आप करोगे। अब कुछ लोग इस उम्र में अगर इस वाले ट्रैप में फंसे हो तो पैसा बनाओगे, लेकिन ज्यादा पैसा नहीं बनाओगे। तो सबसे पहले इस एज में अगर आप हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, सबसे पहले आपके पास इमरजेंसी फंड होना बहुत जरूरी है। मैंने यहां मेंशन किया है, इमरजेंसी फंड बोले तो आपका जो महीने का खर्च होता है इंटू 6, अगर महीने का खर्च 50,000 है इंटू 6 मतलब 3 लाख रुपए एनी हाउ आपके पास होना चाहिए, सो दैट अगर कुछ मिस हैपनिंग हो जाए तो सर किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। वो जरूर रखो सर, जरूर रखो, नहीं तो आपका स्टॉक में पैसा, म्यूचुअल फंड में पैसा, ईटीएफ में पैसा सब बेकार रहेगा, कोई मतलब नहीं है। इमरजेंसी फंड रखो। और दूसरा जो मैंने पर्सनल फील किया है, क्योंकि मैंने वो झेला है, जी हां, टॉकिंग अबाउट हेल्थ इंश्योरेंस एंड टर्म इंश्योरेंस। तो आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, सो दैट कभी भी अचानक से कुछ हो जाए ना सर, हमें सोचना ना पड़े कि सर हमें अपनी वाइफ को, अपने बच्चे को, अपने पेरेंट्स को किस हॉस्पिटल में कहां एडमिट करवाना है। प्रॉब्लम हुई सर, हमारे पास लिस्ट है, आराम से जाओ, एक कार्ड दो, कैशलेस सुविधा होनी चाहिए। इस पर वीडियो चाहिए तो बता देना, मैं आपको ना हेल्थ इंश्योरेंस पे डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, ठीक है, जो मैंने खुद लिया है। और बहुत ही कम प्रीमियम होता है साल भर का, मतलब आपके पास अच्छी खासी फैसिलिटी कि आपकी कोई घटना अगर हो जाए तो 60 दिन पहले भी आपका कंपनी ध्यान रखेगी, 90 दिन बाद भी कंपनी ध्यान रखेगी। तो हेल्थ इंश्योरेंस सही होना चाहिए, सो दैट आपका जो सेविंग है उस सेविंग को कोई हिला ना सके। माय डियर फ्रेंड, ध्यान रखना ये चीजें देखने में लगती है कि क्या है, लेकिन जब बीतती है ना, मतलब हालत खराब हो जाती है सर, सोचने पे आपको समय नहीं मिलता। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है, आप जरूर रखो टर्म इंश्योरेंस की, कल मिस हैपनिंग हो जाए तो आपके पास फैमिली में एक बैकअप होना चाहिए कि चलो 1 CR 2 CR का आपके पास ये टर्म इंश्योरेंस, ये जरूर रखो। एसआईपी बाद में करो, लमसम बाद में करो, एटीएफ बाद में करो, स्टॉक्स बाद में जरूर रखो। और सबसे इंपॉर्टेंट है सर, अगर आपने केवल एफडी में रखा है, केवल आरडी में रखा है, केवल सेविंग में पैसा रखा है, ज्यादा पैसा नहीं बनेगा। इस उम्र में काफी लोग ट्रैप में फंसते हैं कि भाई साहब 10,000 दे दो, 20,000 बना दूंगा, 20,000 दो, चाल। इस ट्रैप में आपको नहीं फंसना है, क्योंकि इस एज में अगर आप फंसोगे सर बड़ा मुश्किल हो जाएगा निकलना। तो ये ऐसी चीजें होती हैं, ये तो खासकर आपको होना रखना बहुत जरूरी है, हेल्थ, टर्म और इमरजेंसी फंड। और सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें एफडी आरडी में आपका पैसा कम बनेगा, राइट। तो जो मैं करता हूं, लगातार मैं करता आ रहा हूं कि अगर आपके पास 35,000 सैलरी है, किस तरह आपको ब्रेकआउट करना है। सबसे पहले मैं ये कंप्लीट अच्छे से जानता हूं, समझता हूं। चलो 35,000 सैलरी में 17,000 आपका घर खर्चा हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नॉर्मल हो जाना तय है। 17,500 सीधे आपका घर खर्चा हो जाता है। और हो सकता है कि 17,500 के बाद घर खर्चा में आपका डेली खर्चा सब चीज इंक्लूडेड है, ठीक है। और कुछ लोग का इससे ज्यादा भी होता है, लेकिन ऑन एन एवरेज की बात कर रहे हैं तो 35,000 में हो सकता है कि 10,000 आपका ईएमआई चल रही होगी, घर का रेंट चल रहा होगा, और हो सकता है आपके मन में कुछ चीज खरीदने का मन होता है, वो चीज आपने खरीद लिया। तो चलो 17 10 27 हो गया, 17 10 27 हो गया, तो भी आपके पास लगभग 7,000 से रुपए ज्यादा बच रहे हैं, जिन पैसे को आप अच्छी तरह ठिकाने लगा सकते हो। तो जी हां, टॉकिंग अबाउट केवल 20%, आप अपने इनकम का केवल 20% आपको बाजार में निवेश करना है। अब ये मैं नहीं कहूंगा कि भाई डायरेक्टली जाके कोई स्टॉक खरीद लो, कोई शेयर खरीद लो। सर बाजार में निवेश करना मतलब
आपका रिस्क की डिपेंडेंसी बहुत कम हो जाना। इसके लिए म्यूचुअल फंड एसआईपी का ऑप्शन सबसे बढ़िया होता है। अब काफी लोग बोलेंगे सर ये मुझे पहले ही पता था। आपको पता था, लेकिन क्या आपने किया या नहीं किया, ये भी कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। 7,000 के एसआईपी आपको करना क्यों जरूरी रहेगा, ये छोटा सा अमाउंट आपको किस तरह अच्छा बना देगा, किस तरह फाइनेंशियल फ्रीडम कर देगा। लेकिन 7,000 एसआईपी करने का मतलब ये नहीं रहेगा कि सर हम ना उसको प्रॉपर तरीके से केवल 7,000 करें और हर महीने करें। एक ट्रिक आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी एज 45 साल हो चुकी है। आने वाले 15 से 20 सालों में 1 करोड़ रुपए तो चाहिए ही चाहिए। अब 1 करोड़ रुपए चाहिए के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने छोटा सा यहां ब्रेक डाउन किया है। स्मॉल कैप कोई भी फंड ले सकते हो, 2,500 उसमें निवेश कर सकते हो, मिड कैप में 2,000, और क्या करना पड़ेगा सर फ्लैक्सी कैप में लगभग 2,500। फंड्स बहुत सारे हैं, अगर आपको फंड्स के नाम चाहिए तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना या व्हाट्सअप कर लेना, वहां मैं आपको बता दूंगा। तो किसी एक का भी कमेंट आएगा उसमें मैं पिन अप कर दूंगा। तो ये नॉर्मल मैंने बनाया है, ऐसा आप भी कर सकते हो। 7,000 का नॉर्मल का है, और जहां अगर 7,000 के एसआईपी करते हो, एज 45 साल है, और सॉरी एज 45 साल है आपकी, आने वाले 15 सालों में लगभग 47 लाख रुपीस आपको बन सकते हैं। मैं यहां नॉर्मल प्लान कर रहा हूं, देखो आपके सामने कैलकुलेटर मेंशन है, सो दैट आप जब नॉर्मल करो आपके सामने होना चाहिए। सर मंथली एसआईपी, जी हां, मैं यहां 7,000 के एसआईपी मंथली कर रहा हूं, और अपना जब प्लान करता हूं तो मैं रिटर्न 15% के हिसाब से प्लान करता हूं। 47 लाख रुपीस आ रहा है मेरा, मतलब मैंने टोटल 12 लाख रुपए जमा किया म्यूचुअल फंड में। एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 15% का रिटर्न मिले, और मिल जाता है। अगर आप स्मॉल कैप मिड कैप में करते हो तो लॉन्ग टर्म में मिल जाता है। तो 12 लाख आपने डिपॉजिट किया, लगभग वैल्यू एक्सपेक्टेड है, जी हां वो है लगभग 47 लाख। तो 47 लाख आने वाले 15 सालों में कम होगा, तो इसके लिए बेटर है स्टेप अप करना बहुत जरूरी है। हर साल जो भी अमाउंट आप डिपॉजिट कर रहे हो 10% केवल आपको बढ़ाना है। लगातार करोगे तो सर इसकी वैल्यू 77 लाख हो सकती है जब आप 50 साल के पूरे होते हो। तो 77 लाख इट्स अ गुड अमाउंट, और अगर 5 साल वेट कर लेते हो तो वैल्यू लगभग 2 करोड़ के आसपास पहुंच जाती है। यह ताकत होती है कंपाउंडिंग का। शुरू में नहीं लगता, शुरू में लोग डरते हैं मार्केट की सिचुएशन देख के कि भाई साहब संदीप भाई मार्केट गिर रहा है, मैं निवेश करूं कि ना करूं। लेकिन जब मार्केट में रिकवरी आती है ना, इतिहास है कि मार्केट में रिकवरी आई है, तो जब आती है तब पछतावा होता है। इसीलिए आखिरी स्टेज है, मतलब मैं ही कहता हूं कि आखिरी ओवर है आपको निवेश करने का, और इस ओवर में सर चौके छक्कों की बरसात करना बहुत जरूरी है आपके लिए। इसीलिए 7,000 के एसआईपी आपकी एज के अकॉर्डिंग मेरे लिए मुझे लगा करना ही करना चाहिए। प्लस हर साल 10% का स्टेप अप जरूर करो, सो दैट आपके पास आने वाले 50-55 सालों में 2 करोड़ हो जाए। और इसके बाद SWP पे मैंने बहुत पहले वीडियो बनाया था, बोलोगे दोबारा बना दूंगा। आप वहां से 1 लाख पर मंथ अचीव कर सकते हो फ्रॉम SWP, जिसको एक पेंशन प्लान भी कहते हैं। ठीक है, और मैं इसीलिए ही SIP कर रहा हूं आज। ठीक है, तो आज वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि समझ में आया होगा रोड मैप। कोई चीज मिस हो गई हो जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। बाकी मिलते हैं वीडियो के साथ, अपने कमेंट जरूर डालते रहना। आपकी कमेंट में वीडियो भी आ सकती है और मैं आपकी कमेंट भी डिस्कस कर सकता हूं। ठीक है, मिलते हैं वीडियो के साथ, अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।